हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम लोग हमारा यूनिट 2 कवर अप कर रहे थे। यूनिट 2 जो है उसमें टॉपिक्स ऑफ लॉ उसका नाम है। उसमें हम लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर चुके हैं। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के 3 पार्ट में वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में उसको हमने कवर अप किया था। इस वीडियो में हम हमारा एक नया लॉ पढ़ेंगे। वो लॉ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के लिए लॉ एंट्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन क्लैट में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स के अलावा थोड़ा सा हायर लेवल का भी कवर करेंगे, ज्यादा पे नहीं जाएंगे। फिर उसके लिए अलग से क्लासेस और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बाद में बना दी जाएगी कि अगर किसी को क्लैट की प्रिपरेशन करनी है तो वो इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देख के और उन वीडियो को देखेगा तो उससे उसका काम हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसमें जो आपकी बुक्स में जो सारी चीजें दी गई है उसे समझने की कोशिश करते हैं। और एक चीज आपको हमेशा समझना है कि जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो तभी बनते हैं जब हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं। हमें इस वीडियो में हमारे बेसिक्स एकदम क्लियर करने हैं सो दैट कभी भी हम हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो ये बेसिक्स की वजह से हमारी गाड़ी कहीं भी नहीं रुके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? जो पहले मेरा मन में सवाल आया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो लॉ का मतलब हमें पता है, ऑफ तो चलो ठीक है पता ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमें इस चीज को समझना है। और जो दूसरा सवाल है वो है व्हाई डू वी नीड इट? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो पर्सन्स के बीच में होता है। मतलब कोई भी एक टास्क को लेके होता है कि भाई ये काम तू कर देगा या ये काम तू कर देना। ठीक है, उसका हम एक बकायदा पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर हम लीगल लैंग्वेज में समझे, अभी तो मैंने आपको एकदम सुपरफिशियल लेवल में बता दिया है, लेकिन अगर हम इसे लीगल टर्म्स में समझे तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वो चीज है जो राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन करता है किसी भी पार्टी की। ठीक है, हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वगैरह जब भी होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 कंप्यूटर के ऑर्डर किए हैं। ठीक है, मैंने 10 कंप्यूटर के ऑर्डर किए हैं राम को। ठीक, अब राम ने मुझे बोला है कि तुम 10 कंप्यूटर के मुझे रुपए दे दो, 50,000 रुपए। अपन 50,000 की कीमत समझते हैं। ठीक, तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं तुमको 10 कंप्यूटर दे दूंगा। मैंने उसको 50,000 रुपए दे दिए हैं। अब राम ने बोला है कि जब यूएस से कंप्यूटर आएंगे तब मैं तुम्हें कंप्यूटर दूंगा सिद्धार्थ, तुम 5 मिनट रुको। मतलब 5 नहीं, 5 दिन रुको तुम। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, इन 50,000 के बदले में तू मुझे 10 कंप्यूटर देगा। अभी कंप्यूटर यूएसए से शिप होके इंडिया में आएंगे, लेकिन वो जब भी आएंगे तब तू मुझे देगा। हमने एक डेट डिसाइड कर ली है कि बाय 15 सितंबर को क्या होगा, बाय 15 सितंबर को मुझे कंप्यूटर मिल जाएंगे। हमने सारी चीजें एक सिग्नेचर, एक पेपर फॉर्म में सब चीजें लिख ली गई है, सारी चीजें एकदम डिसाइड हो गई हैं कि मैंने उसको इतने रुपए दिए, बदले में उसने मुझे कंप्यूटर दिया। ये क्या हुआ? ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस लॉज, कमर्शियल लॉज आज के टाइम में हम देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम कहीं नौकरी भी करने चाहते हैं तो वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि हम इतना टाइम हम करेंगे आपके यहाँ से काम, और ये हमें पर्क्स एंड पैकेजेस है। ठीक है, आज की तारीख में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बहुत कॉमन टर्म है। क्लियर हुआ? इतनी चीज समझ में आई आपको? अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। Why do we need it? पहले इस पे बात कर लेते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत हमें इसलिए ही पड़ती है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर वाला बताया। उसी एग्जांपल को लो, सपोज करो मैंने 50,000 रुपए दे दिए और उसने मुझे कंप्यूटर नहीं दिया, तो कुछ होना तो चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखी तो होनी चाहिए कि सामने वाला अगर वो काम नहीं करे और मैंने उस काम के लिए ऑलरेडी उसे पे कर दिया है तो कम से कम मैं सामने वाले के खिलाफ कोर्ट में जाके कोर्ट में तो जाऊं कम से कम। ठीक है, हमें इसलिए इसकी आवश्यकता हो गई। आज के अगर आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखें तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे गवर्न हो रही है कि आप हमें इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। मतलब कोई भी एम्प्लॉय वगैरह है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है तो वो उस कंपनी में कुछ अपनी सर्विसेज दे रहा है, कुछ काम कर रहा है, बदले में तुमको ये मिलेगा। ठीक है, तो सारी चीजें आज के टाइम में कॉन्ट्रैक्चुअल है। अगर ये सारी चीजें रिटर्न नहीं होती तो आप सोचो कि कितना ज्यादा कियोस जैसी सिचुएशन हो जाती। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है। अब हम इसे पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी इन डिटरमाइनिंग द राइट्स, द ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी व्हेन दे एंटर्ड इनटू अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
राइट्स, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज सारी चीजें बता देता है। ठीक है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें बता दी जाती है कि आपके ये अधिकार हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने वही कंप्यूटर वाला एग्जांपल लेते हैं कि सिद्धार्थ ने ऑर्डर दिया कंप्यूटर का, किसको दिया? राम को दिया। ठीक, कितने रुपए दिए मैंने रुपए दिए 50,000। बदले में मुझे क्या मिल रहा है? बदले में मुझे मिल रहे हैं कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर कब मिल रहे हैं? कंप्यूटर मिल रहे हैं फ्यूचर डेट पे मुझे कंप्यूटर मिल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी राइट्स, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई है कि मुझे इतने रुपए देना है, उसके बाद में मुझे इतनी सारी चीजें मिलेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें डिफाइन होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई? इसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, फिर आपको और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आएगा। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तब आपको और ज्यादा ये चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज जो समझनी है वो थोड़ी सी जो आपके बुक में नहीं है, और अब आपको लॉ का इतना नॉलेज हो गया है कि हमें उस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है। या तो आपने उसके बारे में पहले बात की है या पहले कहीं उसे समझा है, तो भी हम उसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, दो चीजों में उसमें हमने लॉ को डिवाइड करके रखा है। पहला होता है बेसिकली क्रिमिनल, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सिविल। ठीक है, दूसरा होता है सिविल। क्रिमिनल और सिविल, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अब ये डिफरेंस में है क्या? क्रिमिनल और सिविल का थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं कि यहाँ पे है क्या। बेसिकली क्रिमिनल उन चीजों के बारे में बताया जाता है जहां कोई क्राइम घटा हो। मान लो किसी ने किसी का खून कर दिया हो, कहीं रेप की घटना घटी हो। ठीक है, सो ये सारी चीज क्या हो गई? ये सारी चीजें क्रिमिनल हो गई। और सिविल जो होता है ना, ये जो सिविल वाली जो चीज होती है ना, ये इंडिविजुअल्स के बीच में होती है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। लाइक प्रॉपर्टी का कोई भी विवाद हुआ तो वो दो भाई के बीच में है। मैरिज में अगर कोई डिवोर्स वगैरह की बात है तो वो दो लोगों के बीच में है। लेकिन जो क्राइम है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब आपको इस चीज को समझना है और ये आपको आगे बहुत दूर तक हेल्प करेगा। जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, जब भी क्राइम होता है, आप सिर्फ क्राइम के बारे में समझो, जो क्राइम होता है वो पूरी सोसाइटी के खिलाफ होता है। ठीक है, ये जो क्राइम हो रहा है ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ हो रहा है। इसको मैंने ऐसे क्यों बोला कि ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ होता है? इस पे थोड़ा सा गौर करो। मान लो कि आपने कई बार रेप की घटनाएं सुनी होगी कि वहां पे उस जगह पे रेप हुआ। ठीक है, तो रेप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर गर्ल के साथ में हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। आप नहीं देखते कि लोगों के अंदर कितनी दहशत, मतलब लोग कितने एकदम वैसे हो जाते हैं कि नहीं हमें बदला चाहिए, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि कितना गलत हुआ। बाकायदा न्यूज़पेपर में भी उस चीज़ को रिपोर्ट की जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी उस चीज़ को बाकायदा पूरा रिपोर्ट किया जाता है। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। वो एक इंडिविजुअल के ले रहा है, लेकिन उस क्राइम से पूरी सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर किसी का खून वगैरह हो जाता है तो आपने घर पे ऐसे नहीं देखा है कि आप कहीं बाहर जाते हो, कुछ भी चीजें होती हैं तो आपके पेरेंट्स थोड़ा सा कई बार डरे हुए रहते हैं। ठीक है, कि ध्यान से जाना, कोई चॉकलेट दे तो चॉकलेट मत खा लेना, किसी अनजान से बात मत करना। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो वहां पे पूरी सोसाइटी पे उसका इंपैक्ट पड़ता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पे नहीं। इंडिविजुअल पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन पूरी सोसाइटी पे इंफ्लुएंस पड़ रहा है। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब लेकिन जब हम सिविल की बात करते हैं तो सिविल में मैंने क्या बताया, सिविल में चीजें आती है लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यहाँ पे आ गया, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी की लड़ाई है तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यहाँ पे आ गया। या फिर हम डाइवोर्स ले लो, यहाँ पे मियाँ बीवी के बीच में तलाक हो रहा है, डाइवोर्स ले लो। क्या डाइवोर्स या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से सोसाइटी में दहशत फैलती है? नहीं, इतना किसी को इंटरेस्ट नहीं है। दो भाई लड़ रहे हैं, आपको भी इंटरेस्ट नहीं है, हम क्या बोलते हैं, लड़ रहे हैं, नहीं लड़ना चाहिए, बस ये होता है। क्या पूरी सोसाइटी में उसका कोई इंपैक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता। दो मियाँ बीवी में तलाक हो रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ता है? कुछ नहीं। जो परिवार में जो इंपैक्ट है बस वही है। ऐसे सोसाइटी एट अ लार्ज इंपैक्ट पड़ रहा है क्या जो घटना, जो रेप के टाइम पे जो हम चीजें देखते हैं, जब पूरी सोसाइटी में जैसे माहौल हो जाता है, क्या वो डाइवोर्स के टाइम पे होता है?
नहीं होता है। जब किसी इंसान का खून होता है, मर्डर होता है, तब जो सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ता है, तब क्या वो डिवोर्स के टाइम पे होता है? नहीं होता है। तो जो सिविल लॉज जो होते हैं, ये सिविल लॉज दो इंडिविजुअल्स, ये दो या दो से मतलब 2 3 4 मतलब इन इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉज हैं वो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरे स्टेट को मतलब पूरी सोसाइटी को, सबको वहां पे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज समझ में आई। अब यहां पे एक चीज और आपको समझनी है कि क्रिमिनल लॉज में दो पार्टीज होती हैं। दो पार्टीज मतलब जब भी केस होता है तो दो लोग रहते हैं। एक तो जिसने मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ठीक है, तो दो भाई के बीच में मान लो डिस्प्यूट हो, तो एक इंसान ये और दूसरा इंसान ये, ठीक है, दो लोगों के बीच में केस होता है, ठीक है, इन दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, ठीक। तो वही अगर हम क्रिमिनल में देखें तो क्रिमिनल में भी फॉर एग्जांपल ये इंसान क्रिमिनल है, ये है पर्सन ए, और इसने क्या किया है, इसने इस पर्सन बी का मर्डर किया है, ठीक है। सो यहां पे भी होने को दो पार्टी है, लेकिन हम यहां पे बी की जगह किसको मानते हैं? बी की जगह हम मानते हैं कि जो ए ने जो क्राइम किया है, ए ने जो क्राइम किया है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किया है, क्योंकि इससे पूरी सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है। ए ने जो क्राइम किया है वो स्टेट के अगेंस्ट किया है। वो किसके अगेंस्ट किया है? वो स्टेट के अगेंस्ट किया है, ठीक है, क्लियर हुआ। और इसको देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा। अभी जरा थोड़ी सी देर के लिए सिविल को भूलो, ठीक, क्रिमिनल को समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्रिमिनल और सिविल का क्रिमिनल और सिविल में अभी यहाँ पे क्यों डिफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसको डिस्कस करना ही है, फिर उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, हम लेते हैं क्राइम वाला, ठीक है, क्रिमिनल वाला लेते हैं। यहां ड्राइंग पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है आपको। ये जो पर्सन ए है, या ऐसा समझो ये जो पर्सन ए है इसने मर्डर किया है बी का, ठीक है, इसने मर्डर किया है बी का। तो जब इसका मर्डर हुआ, जब बी का मर्डर हुआ, तो पूरी सोसाइटी में क्या हुआ? पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में क्या हुआ? एक तरीके से हम देखते हैं अनस्टेबिलिटी हुई। पूरे लोग कहने लग गए कि नहीं ये गलत हुआ, कहीं ना कहीं डर बैठ गया। लोग अपने बच्चे को लेके डर के माहौल में कि नहीं भैया गलत हुआ है। सब अपने बच्चे से बोलने लग गए कि नहीं ऐसे अनजान आदमी से बात नहीं करना चाहिए, ये देख ये दोनों दोस्त थे लेकिन इस दोस्त ने इसको मार दिया, तो तेरे दोस्त अच्छे से बनाना। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो क्राइम होता है, जो क्रिमिनल, जो जब क्राइम घटता है तब पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होता है। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो क्राइम हो रहा है वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, वो जो क्राइम हो रहा है वो पूरे स्टेट, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है, वो स्टेट या पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस क्राइम से, जो क्राइम ए ने किया है उससे बी का तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन पूरी सोसाइटी पे उसका इंपैक्ट पड़ा है। तो जो क्राइम जो ए ने किया है वो क्राइम ए ने पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किया है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट उसने क्राइम किया है। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई? अब यहाँ पे आप समझो, आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्लास 11th में। क्लास 11th में जो चैप्टर 1 है जिसमें कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड नेशन है, उसमें थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आपने क्या पढ़ा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे स्टेट, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने सारे राइट्स किसको दे देते हैं? वो अपने सारे राइट्स दे देते हैं स्टेट को, वो अपने सारे राइट्स दे देते हैं सरकार को। और यहाँ पे स्टेट का क्या रोल होता है? स्टेट का रोल होता है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल, है ना। स्टेट का रोल क्या है कि ये जो इंडिविजुअल्स है इनको प्रोटेक्ट करके रखना, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, ठीक है। स्टेट का काम है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल। आप खुद सोचो आज के तारीख में जो सरकार है, सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कि इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि हमने सरकार को चुना है, ठीक है, हमने सरकार को कॉन्सेंट दिया, हमने सरकार को वोट दिया है कि आप पावर में आओ,
डेवलपमेंट तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आप हमारी लाइफ वगैरह को सबको प्रोटेक्ट करके रखो, है ना। ये काम होता है, स्टेट का काम होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा था कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी सारी राइट्स वो किसको देते हैं, वो सारी राइट्स स्टेट को देते हैं, सरकार को देते हैं वो सारी राइट्स। और सरकार का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करके रखना। यही हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा। अब यहां पे क्या हुआ है, अब हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पे जो चीज हुई है उसमें यह हुआ है कि ये जो इंसान है ए, इसने क्राइम किया है बी के अगेंस्ट क्राइम किया है, ठीक है, बी के अगेंस्ट क्राइम किया है, मर्डर, रेप, कोई भी क्राइम हुआ है, मर्डर, रेप वगैरह कुछ भी हुआ है। सो ए ने जो क्राइम किया है वो बी के अगेंस्ट तो किया है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये क्राइम जो हुआ है ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, क्योंकि इस क्राइम से सबको इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार का क्या रोल है, सरकार का रोल है कि ये जो पूरी सोसाइटी के, यहाँ पे सरकार क्यों पार्टी है, यहाँ पे सोसाइटी क्यों पार्टी है दूसरी, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो क्राइम हुआ है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। और हमने गवर्नमेंट को क्यों चुना था, हमने गवर्नमेंट को इसलिए चुना था कि वो इस सोसाइटी को, वो इस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करके रख सके, है ना, जो कि वो नहीं रख पाई है, इसलिए ये क्राइम हुआ है। तो इसलिए जब भी क्रिमिनल ऑफेंस कुछ भी होता है, जब भी क्रिमिनल रिलेटेड चीज होती है, तो एक साइड तो ये होता है और दूसरी साइड हमेशा समाज, दूसरी साइड हमेशा स्टेट होता है, आपने हमेशा वर्सेस स्टेट, ठीक है, दूसरी साइड जो होती है वो हमेशा स्टेट होता है कि ये इसने जो क्राइम किया है, ए ने जो रेप किया है, वो रेप एक किसी लड़की के साथ में नहीं, उसने पूरी समाज के साथ में किया है, क्योंकि उसका पूरा इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ा है, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज है, ये चीज समझ में आई। अब हम वापस चलते हैं कहां पे, सिविल और क्रिमिनल पे। क्रिमिनल आपको हो गया है क्लियर, ठीक है, क्रिमिनल आपको हो गया है क्लियर। और अब हम समझते हैं सिविल। अब सिविल में क्या है, सिविल में सच कुछ भी नहीं है। सिविल में दो भाई भाई लड़ रहे हैं, क्या पूरी सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। दो मियाँ बीबी के बीच में तलाक हो रहा, इंपैक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। तो सिविल में सिविल लॉज जो होते हैं, जो हम बोलते हैं कि जो सिविल रॉन्ग्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें जो बुरी होती है उसमें यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे मान लो अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, तो उसको क्या मिलती है, उसको सजा मिलती है, उसको जेल में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल उसको रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, उसको सजा मिलती है। लेकिन अगर सिविल में कोई डिस्प्यूट हुआ है, मान लो दो भाई भाई के बीच में लड़ाई है, ठीक है, अब दो भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो यहाँ पे क्या होगा, खूब से खूब ये होगा, मान लो ए ने, ये एक भाई है ए, और दूसरा वाला जो इंसान है वो है बी, और ए ने क्या किया है, ए ने बी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। अब केस चलेगा कोर्ट में, तो खूब से खूब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये बोलेगा कि ए बी को तुम कंपनसेशन दो, एक तो इतने साल तक जो तुमने उसकी प्रॉपर्टी पे, मतलब प्रॉपर्टी पे जो कब्जा करके रखा था उसका कंपनसेशन दो, साथ ही साथ जो बी के रुपए लगे उसके रुपए दो, साथ ही साथ उसको प्रॉपर्टी वापस दो। तो खूब से खूब क्या होगा, ए सिर्फ भरपाई कर पाएगा, ए से कोर्ट सिर्फ बोलेगा कि तुम भरपाई करो। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी फांसी की सजा दे दी और जेल में बैठा दिया, नहीं। यहाँ पे सिविल में क्या होगा, सिविल में सिर्फ कंपनसेशन की जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई। डिवोर्स हुआ है तो डिवोर्स में सिर्फ ये बोला जाता है कि मतलब जो भी रहता मियाँ बीबी में कि आप उन्हें कॉम्पनसेशंस वगैरह देंगे अपनी वाइफ को, ठीक है। अब लेकिन अब आप बोलोगे कि सर डाइवोर्स में तो कई बार आदमी को जेल में डाल दिया जाता है, ये हो जाता है, उसका पूरा बात सुनो। तो उस डाइवोर्स में कहीं ना कहीं क्रिमिनल एंगल भी होता है। क्रिमिनल एंगल कैसा, कि उसने उस महिला के साथ में कुछ गलत किया हो, तब वहाँ पे सिविल के साथ साथ क्रिमिनल वाली चीज़ भी आ जाती है। तो लॉ को हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते कि ये सिविल का ये क्रिमिनल का ये, कई बार दोनों मिक्सअप भी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। फिलहाल आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। जो क्राइम होता है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, और सिविल लॉज जो होते हैं वो हमेशा जो सिविल, इसमें जो हम जितनी भी समस्या होती है वो इंडिविजुअल्स के बीच में होती है, यहाँ पे पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपने देखा होगा आपकी बुक्स वगैरह में, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो जो दो चीज लिखी होगी, एक होगा सिविल रॉन्ग, क्या होगा, सिविल
रॉन्ग। और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी ऑफेंस, दूसरी चीज होगी ऑफेंस। तो यहां पे जो क्रिमिनल लॉज में जो गुनेगार, क्रिमिनल लॉज में जब घटना घट रही है और जो सारी चीजें हो रही है उसको हम ऑफेंस बोलते हैं। लेकिन सिविल में हम क्या बोलते हैं, सिविल में ऑफेंस नहीं बोलते हैं, सिविल में सिविल रॉन्ग बोला जाता है उसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटा मोटा केस होता है जो कि आपस में दो इंडिविजुअल सुलझा लेते हैं कोर्ट के माध्यम से, और कोर्ट उनसे खूब से खूब कंपनसेशन भरवाता है, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा होगा नहीं वहां पे। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम होता है तो क्रिमिनल में हमेशा ऑफेंस वर्ड यूज किया जाएगा और सिविल में हमेशा सिविल रॉन्ग शब्द यूज किया जाएगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। अब हम बात करते हैं अपनी वाली। आप बोलेंगे कि सर आपने इतनी लंबी पंचायत यहाँ पे की है, ये क्यों की है, इतना सिविल क्रिमिनल का डिफरेंस क्यों बताया है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो सिविल नेचर का है। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं वो किसके नेचर का है, वो सिविल नेचर का है, वो सिविल लॉ है। ठीक है, क्लियर है। अब वो सिविल लॉ है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्रिमिनल और यहाँ पे सिविल लॉज में क्या डिफरेंस है। सो अब आगे देखते हैं। अब हमने देख लिया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट क्या है और व्हाई डू वी नीड अ कॉन्ट्रैक्ट, ये दो क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं और वो सिविल वाला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, सिविल और क्रिमिनल वाला। ठीक है, सो ये चीजें डिस्कस हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये गवर्न कैसे होते हैं। लाइक अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसमें हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से वो चीजें गवर्न हो रही है। तो वैसे ही जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्न कैसे हो रहे हैं उस एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। The Indian Contract Act is the law governing the contracts in India. The Indian Contract Act 1872 is also known as ICA. ठीक है, so Indian Contract Act जो है, Indian Contract Act that is 1872, जिसको कि हम ICA भी बोलते हैं, उसके द्वारा इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा गवर्न हो रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, सो आपको बेसिक्स तो यहाँ पे समझ में आ गए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने कई बार अपने बुक की पहले पैराग्राफ में देखा होगा कि उसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज किया है, और में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कहीं कहीं ये दोनों वर्ड जो होते हैं ना वो इंटरचेंजेबली यूज होते भी है। आपने भी सुना होगा कहीं जगह कई बार एग्रीमेंट बोल देते हैं लेकिन वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, और कई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम बोल देते हैं एग्रीमेंट। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उस डिफरेंस को भी हम समझते हैं। ठीक है, ऑल्दो उनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है बट दे हैव अ डिफरेंस। ठीक, इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां पे बोला गया है, इस स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, इस स्टेटमेंट में बोला गया है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो हैं ही, लेकिन जितने एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कोई मैथ्स का हम लोग थ्योरम वगैरह या कुछ फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हैं, आप उसके जैसा बता रहे हो कि जो सर के ऊपर से बाउंस करके जा रहा है। बिल्कुल बाउंस करके नहीं जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, विद इन 3 मिनट्स आपको पिक्चर पूरी क्लियर होगी। जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होते हैं, एनफोर्सिएबल इन लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। मैं बताता हूं, देखो एग्रीमेंट जो होते हैं ना, एग्रीमेंट इज ए सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो कोर्ट में हम एनफोर्सिएबल करवा सकते हैं। एग्रीमेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि आज रात को आप मेरे घर पे डिनर पे आना, शाम 7 बजे, रात के 10 बजे या रात के 9 बजे डिनर पे आना आप मेरे घर। ठीक है, सो ये हम, और आपने बोला कि हाँ ठीक है भाई मैं तेरे घर पे खाना खाने आऊंगा रात के 9 बजे। ठीक, दोनों के बीच में चीजें सेटल हो गई, हम दोनों अग्री कर गए इस बात पे कि आज शाम को, आज रात में मेरे यहाँ डिनर है। ठीक है, लेकिन क्या बाद में मैं उसको फोन करके बोलूं, मान लो हमने सुबह बात की और शाम को मैंने फोन करके बोला उसको कि भाई यार मत आना खाने पे, आज खाना पे मत आना, कोई इशू हो गया है मेरे घर पे, आज तू खाने पे मत आना। ठीक है, मैं खुद घर पे नहीं हूं, मुझे भी बाहर जाना पड़ रहा है।
इस मामले में क्या सामने वाला इंसान कोर्ट में जा सकता है कि हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट अब फुलफिल नहीं हो पा रहा है? नहीं। कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट वाले भी बोलेंगे, मतलब हंसी आ जाएगी वहां पे, ठीक है। इसके लिए वो नहीं जा सकता ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है, जो कि कोर्ट्स में हम एनफोर्स करवा सकते हैं, वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तो एक इनिशियल स्टेज होता है। एग्रीमेंट तो ये है कि दो लोग आपस में कोई चीज के लिए, ठीक है, हाँ हाँ भर दी। एग्रीमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस, लेकिन वो प्रॉमिस जिसके ऊपर लॉ की बाइंडिंग हो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखो, एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, ठीक है, एग्रीमेंट एक प्रॉमिस है, ये समझ में आ गया। एन एग्रीमेंट में बी इलीगल और लीगल। अब जो एग्रीमेंट होता है वो लीगल और इलीगल दोनों होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो मैंने एक इंसान से बोला है कि मुझे ड्रग्स की स्मगलिंग में, ठीक है, ड्रग्स की स्मगलिंग में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसे सीरियस में तो जाना। मैंने एक इंसान से बोला है, मतलब मैं एक इंसान के साथ में ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा हूँ, ठीक। अब हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, मैंने उसको कुछ रुपए दिए और मैंने उससे बोला कि तुम मुझे इतने ड्रग्स सप्लाई कर देना। अब ये हमारे बीच में क्या हुआ? हमारे बीच में ये हो गया है एग्रीमेंट। मान लो उसने मेरे से रुपए ले लिए, लेकिन उसने मुझे ड्रग्स नहीं दिए, तो क्या मैं कोर्ट में जाऊंगा? कोर्ट में जाऊंगा तो पहले कोर्ट मुझे पकड़ के अंदर करेगी, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट क्या था? ये वाला जो एग्रीमेंट था ये इलीगल एग्रीमेंट था। ये वाला जो मैंने एग्रीमेंट किया है ये इलीगल एग्रीमेंट है ना। मैंने सामने वाले से बोला कि भाई मुझे इतना इतना ड्रग्स चाहिए, मैं तुझे रुपए दे रहा हूं। मैंने रुपए दे दिए उसको, उसने बोला कि 2 दिन बाद में तुझे दे दूंगा, अभी माल नहीं आया है, माल बाद में आएगा, ठीक है, मैं तुझे 2 दिन बाद में दे दूंगा। सो ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया। लेकिन ये एग्रीमेंट जो था ये इलीगल एग्रीमेंट था। और मैं क्या इस एग्रीमेंट को कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकता हूं कि हमारे बीच में ड्रग्स स्मगलिंग का एग्रीमेंट हुआ था और अब मैंने इसको रुपए भी दे दिए हैं 5-6 लाख रुपए, लेकिन अब ये मुझे ड्रग्स नहीं दे रहा है? कोर्ट में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ नहीं है। साथ ही साथ ये जो एग्रीमेंट है ये इलीगल है। तो जिस एग्रीमेंट पे लॉ आ जाता है, जो एग्रीमेंट लॉ के थ्रू बाइंडिंग होता है, जो एग्रीमेंट लॉ को एनफोर्स करवा देता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। और जो एग्रीमेंट होता है वो लीगल और इलीगल दोनों होता है, ठीक है। एग्रीमेंट तो जैसे मैंने आपको लीगल वाला एग्जांपल बता दिया, घर पे खाने वाला, वो लीगल ही है ना, मतलब एक तरीके से। और इलीगल क्या हुआ? ये स्मगलिंग वाला बताया। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लीगल ही होते हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जब हम लिखेंगे तो कोई इलीगल चीजें लिखेंगे क्या? और इलीगल चीज क्या मैं कोर्ट में इन्फोर्स करवाऊंगा? जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो लीगल ही होंगे, लेकिन एग्रीमेंट इलीगल और लीगल दोनों हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब हम इसमें देखते हैं। एग्रीमेंट मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया लाइक कंसिडरेशन, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, फ्री consent between the parties, lawful object and not expressively declared void by law in order to qualify as a contract। अब इन्होंने क्या बताया कि एग्रीमेंट मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया नेसेसरी होते हैं। पहला बताया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कि कुछ भी, मान लो ऐसा मान लेते हैं कि मैंने एक किसी इंसान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कुछ प्रॉपर्टी का रिलेटेड, तो मैंने उसको रुपए दिए, ठीक है, तो मैं उसको क्या दे रहा हूं? कुछ दे रहा हूं। और जब भी हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं किसी के बदले में, तो कंसिडरेशन हुआ। मैंने उसको रुपए दिए और बदले में उसने मुझे प्रॉपर्टी दी, तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों साइड में चल रहा है ना। मैंने उसे रुपए दिए तो उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे दे दी प्रॉपर्टी। साथ ही साथ पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर की एज की होनी चाहिए, उससे कम की एज की नहीं होनी चाहिए। फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, दोनों की रजामंदी से चीजें हो रही है तो होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो भी चीजें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है वो लॉफुल होना चाहिए, कोई भी इलीगल नहीं होना चाहिए, लाइक स्मगलिंग वाला बताया। एंड नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। और कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको लॉ मना कर रहा हो, वो चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये जब सारी कंडीशन फुलफिल होगी तब हम बोलेंगे कि ये जो एग्रीमेंट है ये बना है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक। समझ में आया? नहीं भी आया हो तो थोड़ा सा आप लोग और पेशेंस रखो। इस पूरे लेक्चर में जब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो बार बार आपको ये मैं चीज बताते रहूंगा कि क्या एग्रीमेंट और क्या कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है, क्योंकि बार बार ये चीजें आती रहेंगी। क्लियर है? तो अब वापस इस स्टेटमेंट पे जाते हैं। इस स्टेटमेंट को हम फिर से देखते हैं
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, मेरे और एक सामने वाले इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें एग्रीमेंट है, हम दोनों अग्री हुए हैं तभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें एग्रीमेंट तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने स्मगलिंग वाला दिया कि दो लोगों ने अग्रीमेंट किया, लेकिन क्या वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा सा इसको 1 मिनट पढ़ोगे ना, थोड़ा सा शांति से लेके 1 मिनट सांस लो गहरी और इसको पढ़ोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक। रीड कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई है। अब हम इसको एक केस के माध्यम से समझते हैं। केस के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ केस। बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर का एक केस है। यहां पे वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ वाज इन क्वेश्चन। Went to an England, wife fell ill, doctor advised her to complete bed rest। अब देखो यहाँ पे एक वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का ये केस है। तो जो भी मैंने आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है, अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन केस। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस केस के माध्यम से आपको और सारी चीजों में क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर में क्या बताया गया है कि दो मियाँ बीबी थे, दोनों को मतलब पति को छुट्टी मिली थी तो वो दोनों घूमने गए। वो दोनों घूमने कहाँ गए? वो दोनों घूमने गए इंग्लैंड। अब जब वो इंग्लैंड गए तो क्या होता है, वाइफ की तबीयत हो जाती है खराब। अब जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि वाइफ को कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, आप कहीं भी जाइए मत, आप कंप्लीट आराम कीजिए, बेड रेस्ट कीजिए। ठीक है भैया, पत्नी की हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी थी, दोनों कहीं नहीं गए। लेकिन इस बीच में अब जो पति था उसकी छुट्टी तो कम समय की थी ना, 8-10 दिन की छुट्टी थी, ज्यादा टाइम की कहाँ छुट्टी थी। इस बीच में अब उसका ऑफिस ओपन हो जाता है, उसे वापस अपने ऑफिस जाना होता है। तो जब हस्बैंड कहाँ पे चले जाता है, हस्बैंड वापस सिलोन चले जाता है जहाँ पे उसकी नौकरी होती है, वो वापस सिलोन चला जाता है और वो अपनी वाइफ से बोलता है कि देखो तुमको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट की बोला है, तो तुम एक काम करो, तुम इंग्लैंड में ही रुको, मैं सिलोन जाता हूँ, मैं ऑफिस का काम करता हूँ, अभी तुमको वहां जाना सही नहीं है, डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, ट्रैवलिंग करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इतने में ठीक भी हो जाओगी। और एक काम करेंगे, मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड रुपए भेजूंगा, सो दैट तुम्हारा डॉक्टर वगैरह और जो भी तुम्हारा खर्चा होगा वो इससे तुम निपटा लेना। ठीक है भैया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। वाइफ इंग्लैंड में रुक गई और जो हस्बैंड था वो सिलोन चले गया काम करने। अब हुआ ये कि कुछ टाइम बाद दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो दूरियां हुई तो ये हुआ कि जो पति है उसने 30 पाउंड रुपीज भेजना बंद कर दिए। वाइफ गई कोर्ट में, वाइफ ने कोर्ट में बात कही कि हमारी तो ये बात हुई थी कि ये मुझे 30 पाउंड देगा, और ये जो पूरी चीज़ें बताई कि हम घूमने गए थे लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं वहीं रुक गई, तो हस्बैंड को वापस कहाँ जाना था, नौकरी पे जाना था, तो वो चले गया और उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें दे दूंगा 30 पाउंड। कुछ महीने तक दिए, अब नहीं दे रहा है, तो कोर्ट में बोला गया कि इसको हम आपके पति के माध्यम से हम इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? ऐसा बताया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था आप दोनों के बीच में, ये जो चीजें थी ये एग्रीमेंट थी, ये आप दोनों इस चीज पे अग्री हुए थे, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डाइवोर्स होता है, अगर ये डाइवोर्स हो जाता और फिर आपके कॉम्पनसेशन के तौर पे 30 पाउंड्स की बात होती तो हम इसे एनफोर्स करवा लेते। अभी तो जो चीजें हो रही थी ये तो आउट ऑफ लव हो रही थी, आप दोनों के बीच में अच्छा खासा प्यार था, आउट ऑफ लव आप दोनों ने ये डिसाइड किया है, अब आप इसको एनफोर्स थोड़ा ना करवा सकते हो कोर्ट में। अगर आपका तलाक वगैरह हो जाता तो बाय लॉ ही बोलता है कि पति को इतने रुपए देना है, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर बाइंडिंग होता, तब होता वो कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी ये एग्रीमेंट है। ठीक है, इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आप कोई चीज मतलब शादी से पहले मान लो कोई चीज हो रही है, इसको ऐसा समझो कि आप लोग गए, गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट दिया आपने, ठीक है, और आपने अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसा बोला कि मैं तुझे हर सैटरडे एक डेयरी मिल्क ला के दूंगा। अब आपने डेयरी मिल्क नहीं दी एक आज सैटरडे को, ठीक है, आपको मतलब अब नहीं, आपने सोच लिया कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे क्लैट निकालना है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, ठीक है, अब आपने उसको डेयरी मिल्क नहीं दी।
अब कल को आपकी गर्लफ्रेंड इस चीज को लेके कहीं कोर्ट वोट में नहीं जा सकती कि हमारे बीच में देखो इसने तो मुझे डेयरी मिल्क बोला था कि एक डेयरी मिल्क देगा, तो अब इसने मुझे डेयरी मिल्क दे दी, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकती उस चीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ एग्रीमेंट था, आप दोनों सिर्फ अग्री हुए थे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, इसको लॉ एनफोर्स नहीं करवा रहा है। अगर यहाँ पे दो लोगों की शादी हो जाती और फिर डाइवोर्स होता तो यहाँ पे क्या होता, लॉ कंपनसेट करवाता कि भैया रुपए दो, लेकिन अभी ये एग्रीमेंट स्टेज पे है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, एक बार कोर्ट के डिसीजन को देखते हैं। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट शो दैट एग्रीमेंट्स दैट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस आर ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स। कोर्ट के अगर हम इस डिसीजन में देखें, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर में देखें कि वो एग्रीमेंट्स जहां की कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हो वही कॉन्ट्रैक्ट में बनेंगे। वो एग्रीमेंट तो हो जाता है, एग्रीमेंट तो दो लोग एग्री हो गए, लेकिन इस एग्रीमेंट में अगर लीगल ऑब्लिगेशंस जुड़ रही है, अगर कहीं लॉ वाला पार्ट जुड़ रहा है, तभी क्या बनेगा, तभी ये चीज कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, नहीं तो ये चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी और एग्रीमेंट को तुम एनफोर्स नहीं करवा पाओगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई है। ठीक, ये वाली चीज भी आपको क्लियर हुई। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पे बताया गया है द मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके बुक में भी कई बार ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज्ड हैं, जैसा कि मैंने कहा है कि आपने डे टू डे लाइफ में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों टर्म्स को आप हमेशा मतलब इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। आप लोग अभी तक भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही बुक्स वगैरह में भी इंटरचेंजेबली यूज्ड हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक डिस्क्लेमर आपको दे दिया है, बट देयर इज अ डिफरेंस, और डिफरेंस आप लोग समझ गए हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें होना चाहिए कि जिससे कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड होगा, और कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला है ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, पहले ऑफर होगा, उस ऑफर को एक्सेप्ट, देन कंसिडरेशन, देन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कॉन्सेंट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, डिस्चार्ज, रेमेडीज, इम्पॉसिबिलिटीज। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो एकदम पढ़ दिया कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट के जो जनरल प्रिंसिपल है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कॉन्सेंट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, डिस्चार्ज, रेमेडी, इम्पॉसिबिलिटीज, इन सबको इस पूरे वीडियोस में और नेक्स्ट वीडियोस में, जो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम जब इसे कवर अप करेंगे, तो हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्री कॉन्सेंट क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, डिस्चार्ज, रेमेडीज, इम्पॉसिबिलिटीज। एक एक करके हम ये सारी चीजें समझेंगे, और इन सारी चीजों से मिलके ही आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का लॉ बना है। सो हम इन सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है, तो हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की यहाँ पे अब समझते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। ऑफर इज अ फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एक फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कैसे, कि अगर मुझे किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पहले मैं उसे ऑफर करूंगा ना कोई चीज। मान लो कि मैं मैग्नेट ब्रेन्स में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स में मैं जॉब कर रहा हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स में मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे कंपनी में बोला कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, पहला स्टेप ये हुआ है कि वो ऑफर कर रहे हैं कि आप पढ़ाओ। आप अपने टीचर को देखते हो, ठीक है, आपको आपके स्कूल में जो लीगल स्टडीज या आपके कोचिंग्स में आप लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो जो आपके टीचर हैं, वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पहले उनको ऑफर दिया। ठीक है, वो आए, उन्होंने सब बढ़िया डेमो वेमो दिया, सारी चीजें डेमो वगैरह दी, फिर उन्होंने बोला सामने से कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, डन हो, आप ज्वाइनिंग ले लो। तो पहले उन्होंने ऑफर किया कि आप ज्वाइनिंग ले लो, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का सबसे पहला यही होता है कि वो एक ऑफर कर रहे हैं, फिर वो सामने वाले इंसान के ऊपर है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। लेकिन पहला स्टेप क्या हुआ है, पहला स्टेप ये हुआ है कि सामने वाले इंसान को ऑफर किया गया, लाइक मुझे ऑफर किया गया है कि आप पढ़ा दो लीगल स्टडीज। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हुआ मेरे कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक, नाउ व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर क्या है? When one person signifies to another his willingness to do or not to do certain things। ठीक है,
ऑफर वही है कि एक इंसान दूसरे पर्सन को उसकी विलिंगनेस बताता है कि तुमको ये काम करना है सिद्धार्थ, आपको लीगल स्टडीज पढ़ाना है यहाँ पे, वो उन्होंने अपनी विलिंगनेस दिखाई है। अब नाउ इट्स मी कि मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या उस ऑफर को रिजेक्ट करूं। ठीक, अब यहाँ पे टर्म्स, लाइक जैसे हमने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में हम लोग टर्म्स वगैरह देख रहे थे, सो यहाँ पे हमको टर्म्स वगैरह देखना है, ऑफरर और ऑफरी। ठीक है, अब ऑफरर कौन होता है? द पर्सन मेकिंग द ऑफर और प्रपोजल, एक वो इंसान जो ऑफर और प्रपोजल दे रहा है सामने वाले को। ठीक है, ऑफरर, एंड टू होम द ऑफर इज मेड इज ऑफरी। फॉर एग्जांपल, मैंने ऑफर दिया किसी को, लाइक आप आपकी स्कूल का एग्जांपल लो, मेरे वाले एग्जांपल से आप समझ नहीं पाओगे। आप आपकी स्कूल में ऑफर लो कि प्रिंसिपल ने आपके टीचर को ऑफर दिया कि आप क्या करो, आप हमारी स्कूल में पढ़ा लीजिए। तो आपके प्रिंसिपल हो गए ऑफरर, क्योंकि वो ऑफर दे रहे हैं, और आपके टीचर जो ऑफर एक्सेप्ट, मतलब जिसको ऑफर दिया गया है, ठीक है, जिसको ऑफर दिया गया है, वो टीचर क्या हो गई? वो टीचर हो गई ऑफरी, क्योंकि उनके पास में ऑफर दे दिया गया है कि क्या मैडम या क्या सर आप हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहोगे। तो प्रिंसिपल हो गए ऑफरर, और जो टीचर हो गए वो हो गई ऑफरी। ठीक है, चीज क्लियर हुई? ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, सिंपल है यहाँ पे। अब एन एसेंट और कॉन्सेंट गिवन टू एन ऑफर बाय ऑफरी इज नोन एज एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे जो ऑफरर ऑफरी को जो क्या दे रहा है, ऑफरर जो ऑफरी को जो ऑफर दिया है, अगर इस पे ये ऑफरी कॉन्सेंट दे देता है, अगर ऑफरी यस बोल देता है कि हाँ मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, तो क्या हुआ? तो ये हुआ एक्सेप्टेंस। तो ये क्या हुई? एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्सेंट। अगर किसी को कॉन्सेंट मतलब नहीं पता है तो बता दूं कि मैं हाँ बोल रहा हूं, मतलब दोनों की रजामंदी से। ठीक है, मैंने कॉन्सेंट दे दिया कि हाँ भैया मुझे मंजूर है, मतलब मैंने अपनी रजामंदी दे दी कि हाँ मुझे मंजूर है, मैंने अपना हाँ भर दिया कि हाँ हाँ ठीक है मेरी तरफ से डन है, यस यस। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ कॉन्सेंट। एन एसेंट और कॉन्सेंट गिवन टू एन ऑफर बाय ऑफरी इज नोन एज एक्सेप्टेंस। जब ऑफरी क्या करता है, जब ऑफरी एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑफर को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुई? देन बाय सेइंग यस, ओके, और बाय क्लिकिंग आई अग्री। अब वो ऑफरी जो है वो ऑफर को कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो टीचर यही बोलेगी कि यस सर आई एग्री, मैं कल से ज्वाइन करूंगी, ओके अग्री, ओके ठीक है, ओके यस इसलिए, और या फिर बाय क्लिकिंग आई एग्री। अब बाय क्लिकिंग क्यों लिखा है? क्योंकि आज की तारीख में चीजें कैसे होती है? आज की तारीख में चीजें ऑनलाइन होती है, मेल के माध्यम से होती है। आप लोग जब एनएलयूज में जाएंगे, जब एनएलयूज से आप पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, तब जब आप कॉर्पोरेट प्लेसमेंट, जब आप लोग प्लेसमेंट में बैठेंगे और जब आप लोग कॉर्पोरेट्स में जाएंगे, तो मेल के माध्यम से चीजें होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मेल करेंगे ना वो लोग कि मिस्टर XYZ आप सिलेक्टेड हो इस पोस्ट के लिए और आपका पैकेज है 12 लाख रुपए का, ठीक है, या 24 लाख रुपए का। ठीक, सो आप उसको आई अग्री लिख के उनको वापस रीसेंड तो करोगे ना, उनके भी तो रिकॉर्ड में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ये, और बाय क्लिकिंग आई अग्री। ठीक, नाउ व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। और जब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। ठीक है, एक इंसान ने किसी को ऑफर किया, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम दोनों के बीच में क्या हो गया है? हम दोनों के बीच में हो गया है अग्रीमेंट। ठीक है, एन एग्रीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉमिस, और एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिस बोलते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आया? कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब हम नेक्स्ट हेडिंग में जाएंगे तो इसी एग्रीमेंट से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे। फिलहाल आपको एग्रीमेंट तक कैसे पहुंचे ये समझ में आ गया ना, कि एग्रीमेंट क्या होता है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। जब ऑफर आया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वो हो गया है एग्रीमेंट। अब यहाँ पे हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। A expresses his willingness to sell his cottage to B for rupees 5 lakh. A willingness is called an offer. A is an offerer, B is the offeree. B accepts the offer to purchase the cottage. This is called acceptance. A offer when accepted by B becomes an agreement. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इसको ऐसे समझो। यहाँ पे जो चीजें बताई गई है कि A क्या है?
ए अपना कॉटेज देना चाहता है कितने में, 5 लाख रुपए में देना चाहता है। किसको देना चाहता है अपना कॉटेज, बी को देना चाहता है। क्या बेच रहा है, कॉटेज बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 5 लाख रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 5 लाख रुपए में ए अपना कॉटेज बी को बेचना चाह रहा है। तो ए क्या हो गया है, ए हो गया है ऑफरर। ठीक है, ए हो गया है ऑफरर और बी क्या हो गया है, बी हो गया है ऑफरी। बी हो गया है ऑफरी। ठीक है, बी हो गया है ऑफरी। अब जब ए जो अपना कॉटेज है वो बी को बेचना चाहता है 5 लाख रुपए में, अगर मान लो बी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, जब बी इस चीज को क्या करेगा, बी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा, तब जाके ये एग्रीमेंट हो जाएगा। तब क्या होगा, तब जाके ये एग्रीमेंट हो जाएगा। सो यहां पे हमने क्या देखा कि ये जो ऑफर है, अगर इस ऑफर को, ये जो ऑफर है, इस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई तो क्या होगा, तो यहां पे बन जाता है अग्रीमेंट। तो क्या होगा, तो यहां पे बन जाता है अग्रीमेंट। ठीक है, ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं सो दैट आपको यहाँ पे और चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एन ऑफर लैप्सेस बाय रिवोकेशन और विड्रॉल, एनी ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर द एक्सेप्टेंस। अब जो ऑफर किया है उसको रिवोक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। कैसे, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि आज रात को मैंने मेरे दोस्त को खाने पे बुलाया कि भाई आज रात को 8 बजे या आज रात को 9 बजे तू मेरे यहाँ खाने पे आना। ठीक है, ठीक है, उसने बोला कि हाँ मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन एक आध घंटे बाद मुझे पता चला कि मुझे अचानक कहीं बाहर जाना है, तो अभी उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था और मैंने उसे वापस फोन करके बोला कि भाई तू मत आना, मुझे आज बहुत जरूरी काम हो गया, अपन ये प्लान किसी और दिन शिफ्ट करेंगे। सो ये ऑफर को क्या हुआ, इस ऑफर को विड्रॉ या इस ऑफर को हमने रिवोक कर लिया कि अभी नहीं, किसी दिन बाद में करेंगे। तो कई बार ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल का लेते हैं, वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने एग्जाम्पल दिए उसी एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं। उस स्कूल के एग्जाम्पल में हमने ये लिया कि प्रिंसिपल ने क्या हुआ, प्रिंसिपल ने टीचर से बोला कि आप हमारे स्कूल में पढ़ा दीजिए लीगल स्टडीज। ठीक है, टीचर ने बोला मैं सोच के बताती हूँ। अब वो टीचर सोची नहीं, इससे पहले स्कूल से इन्फॉर्म कर दिया कि मैडम आपकी जरूरत नहीं है, हमें दूसरा मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑफर को रिवोक कर दिया गया। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। एक बार इस इलस्ट्रेशन को आप पढ़ लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम एक केस देखते हैं और केस से आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो वो केस कौन सा है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कारगिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, सो इस केस को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इससे आपको बहुत मजा आएगा। और केस बहुत मजेदार केस है ये। ठीक, द कंपनी वॉज द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मेडिसिन कॉल्ड स्मोक बॉल विच वॉज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। अब ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल जो कंपनी थी, इन्होंने दवाई बनाई। ठीक है, कैसे ही समझो, इन्होंने एक दवाई बनाई, उसका नाम था स्मोक बॉल। और वो दवाई क्या काम की थी, वो दवाई काम की थी इन्फ्लुएंजा के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ है। The company believed that the medicine completely cured influenza. An advertisement was put up offering a reward of £100 to anyone who get influenza again using the smoke ball medicine continuously for 15 days. अब कंपनी का ये दावा था, आप देखते हैं ना बहुत सारी कंपनी का दावा होता है, तो इस कंपनी ने एकदम ऐसा बोलते हैं ना छाती ठोक के ऐसा दावा किया। क्या दावा किया उन्होंने दावा किया कि हमारी दवाई जो कि स्मोक बॉल, हमारी जो दवाई का नाम है, अगर वो 15 दिन तक किसी ने ले ली तो उसको इन्फ्लुएंजा फिर कभी नहीं होगा, और अगर होगा तो हम उसको £100 का कॉम्पनसेशन देंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को नहीं होगा, ये सब बोलते हैं कि किसी को नहीं होगा, लेकिन यहां इन्होंने कंपनसेशन रखा कि अगर हो गया, यहां मॉनेटरी टर्म्स भी आ गया, अगर हो गया तो £100 का कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इन द एडवर्टीजमेंट इट वॉज स्टेटेड दैट £1,000 was deposited in a bank, namely Alliance Bank, for paying the reward if such situation arose. साथ ही साथ कंपनी ने यह भी बोला कि हमने £1,000 ऑलरेडी बैंक में जमा कर दिए हैं। बैंक का नाम है अलायंस बैंक, कि अगर कोई इंसान बोल देता है कि मैंने 15 दिन तक हम तुम्हारी दवाई खाई और उस 15 दिन के बाद में मुझे क्या हो गया, मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो सोचो उन्होंने रिवॉर्ड रखा £100 का और £1,000 उन्होंने बैंक में अलग से जमा रखी कि अगर कोई क्लेम करेगा तो हम इन रुपए में से उसको रुपए देंगे। तो मतलब इतना उन्होंने ताल ठोक के बोला कि हमारी दवाई खाने के बाद में तुमको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा।
फिर आपको पता ही है पिक्चर में क्या होगा, अब आप आधी स्टोरी समझ ही गए हो है ना। तो ट्विस्ट देखते हैं अब यहाँ पे। Seeing the advertisement, Mrs. Cargill bought smoke ball medicine and used it as per the direction provided by Mrs. Cargill got a fresh episode of influenza। फिर जो मिसेस कार्गिल थी वो दवाई लेके आ गई और उस दवाई को उन्होंने वैसे ही खाई जैसे कंपनी ने बताई, एज पर डायरेक्शन खाई। लेकिन क्या पता चला, ये पता चला कि मिसेस कार्गिल को फिर से इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, फिर इनको इन्फ्लुएंजा हो गया। मिसेस कार्गिल sued the company for the reward of 100 pound। अब जब उनको इन्फ्लुएंजा हुआ तो उन्होंने कंपनी को सू किया। उन्होंने क्या बोला कि तुम दावा कर रहे थे कि 15 दिन तक मेरी दवाई ले ली तो उसे फिर कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, मैंने तुम्हारी दवाई एज पर डायरेक्शन खाई है, मुझे हो गया है, अब मुझे 100 पाउंड्स दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वही हुआ जो होना था। कंपनी ने बोली नहीं, हम तो नहीं देंगे। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंपनी स्टेटेड दैट there was no intention to enter into a legal relationship with anyone through the advertisement, and the advertisement was put up only to boost the marketing of the smoke ball medicine। अब कंपनी का क्या तर्क वितर्क थे वो सुनते हैं। कंपनी बोलती कि हमारा कोई इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप का थोड़ी ना था, हमने तो सिर्फ ऐसी एडवर्टीजमेंट कर दिया मार्केटिंग के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी मेडिसिन खरीदे, बाकी ये कोई लीगल रिलेशनशिप हुआ क्या। जो भी ऑफर होता है, कंपनी का कहना था कि जो भी ऑफर होता है, ऑफर हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफर कर रहा हूं तो मैं ऑफर एक इंसान के लिए कर रहा हूं। यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे चलो हम तो ऑफर कर रहे हैं लेकिन सामने कौन है, सामने कोई नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। द एडवर्टीजमेंट वॉज एन ऑफर, इट वॉज मेड टू एन एनी पर्टिकुलर पर्सन एंड द ऑफर कैन नॉट बी मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज टू द और टू द होल वर्ल्ड। यहाँ पे कंपनी वही बोल रही कि जो ऑफर है वो पब्लिक एट लार्ज और पूरी दुनिया के लिए नहीं होता है। जो भी ऑफर होता है, एक ऑफरी होता है, एक ऑफरर होता है और एक ऑफरी होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जो ऑफर करने वाला है वो पूरी दुनिया को ऑफर कर रहा है, तो ये सही नहीं है। ये तो एक मार्केटिंग का एक हमारा तरीका था, बस ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को चाहते थे कि वो हमारी दवाई खरीदे। एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी हैड टू बी कम्युनिकेटेड सो देयर वाज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि मान लो अगर हम इसे ऑफर भी माने तो सामने वाले इंसान को एक्सेप्टेंस भी तो लेनी पड़ेगी। हमें तो पता ही नहीं चला कि उस इंसान ने एक्सेप्टेंस भी लिया है, हमने जो ऑफर दिया है। खुदा के लिए, भगवान के लिए उन्होंने बोला कि चलो मान लो कि हमने ऑफर दिया, लेकिन हमें क्या पता कि इसने एक्सेप्टेंस लिया और कब नहीं लिया। ये हमें कम्युनिकेट करते कि हम इतने दिन से तुम्हारी गोली ले रहे हैं, हमें तुम्हारा ऑफर एक्सेप्टेड है। इन्होंने हमें कभी मेल वेल भेजा ही नहीं कि जो आपने ये जो 15 दिन का चैलेंज रखा, इस 15 दिन के चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये कंपनी के तर्क वितर्क यहाँ पे देखने को मिले। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब कोर्ट का क्या कहना है वो सुनो, वो इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट रिजेक्टेड दिस कंटेंशन ऑफ द कंपनी एंड अलाउ मिसेस कार्गिल टू क्लेम 100 पाउंड। The court also stated that deposit of 100 pound in the Alliance Bank by the Smoke Ball Company was an evidence that the company has real intention to enter into a legal relationship with anyone who accepted the offer। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया, कोर्ट ने बोला कि देखो भैया, कंपनी को लताड़ लगाई कि तुम पागल बनाना रहने दो, तुम्हारा बाप यहाँ पे बैठा है, मतलब कोर्ट। ठीक है, पापा यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग जरा सब शांति से बैठो। और कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि ये जो मिसेस कार्गिल का जो 100 पाउंड का जो क्लेम है वो क्लेम आप उन्हें दीजिए। उन कोर्ट ने ये तर्क दिया कि देखो, आप लोगों ने बोला कि हमने बैंक में 1000 करोड़ रुपए 1000 पाउंड रुपीज रखे हैं, इंडियन करेंसी की आदत है ना, तो वही आता है। 1000 पाउंड हमने कहाँ पे रखे, बैंक में रखे हैं। तो तुम लोगों ने बैंक में इसीलिए रखे हैं क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन था एक लीगल रिलेशनशिप में आने का। और जो मिसेस कार्गिल जो दवाई की दुकान पे गई और उन्होंने आपकी दवाई खरीदी, ये ऑफर का एक्सेप्टेंस ही तो है। आपने खुले आम पूरी पब्लिक को चैलेंज किया कि आओ, और अगर हमारी दवाई लेने के बाद इन्फ्लुएंजा होता है तो हम तुम्हें क्या देंगे, हम तुम्हें 100 पाउंड रुपीज देंगे। तो वहां से जो भी दवाई खरीद रहा है दुकान से, वो तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट ही कर रहा है। और ये तुमने जो बैंक में जो ये 1000 पाउंड जो रखे हैं, ये क्या बता रहा है, ये एक तरीके से यही बता रहा है कि तुम्हारे मन में तो कहीं ना कहीं लीगल रिलेशनशिप था। अगर तुमको मार्केटिंग ही करना था तो तुमने अलग से 1000 पाउंड रुपीज क्यों रखे हैं? तुमने इसीलिए रखे हैं ताकि कल को कोई क्लेम करेगा तो हमको उसको देना है। भले तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, लेकिन तुमने ऑफर पूरी पब्लिक के लिए किया है, और जो पब्लिक ने
गोलियां ली हैं वो ऑफर का एक्सेप्टेंस है। ठीक, एनी ऑफर कैन ऑल्सो बी मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज, इट इज कॉल्ड अ जनरल ऑफर एंड इट इज वैलिड। यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी ऑफर वर्ल्ड एट लार्ज को किया जा सकता है, मतलब बहुत सारी पब्लिक को किया जा सकता है, और उस ऑफर को क्या बोलेंगे हम, उस ऑफर को हम बोलेंगे जनरल ऑफर। जरूरी नहीं है कि ऑफर दो लोगों के बीच में हो, अगर ऐसा आप कोई क्लेम कर रहे हो और वहां पे आपने मॉनेटरी वैल्यू भी रख दी है तो हम मान लेंगे कि आप एक पब्लिक एट लार्ज को ऑफर कर रहे हो और इसे हम जनरल ऑफर का टर्म दे देंगे। In case of general offer, there is no need for communicating acceptance to the offerer। साथ ही साथ ये बोला गया है कि जब भी जनरल ऑफर होता है तो जरूरी नहीं कि हर इंसान अब तुमको मेल करके भेजेगा। वो दवाई पे अपने जब दवाई की दुकान पे जा रहा है, जब वो वहां पे रुपए दे रहा है तो इसका मतलब यही हुआ ना, दवाई खरीदेगा तो रुपए देगा ही। इसका मतलब यही हो रहा है कि वो तुम्हारा ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। Merely fulfilling the condition of offer itself is treated as an acceptance or to create a contract। साथ ही साथ उन्होंने जो आपकी दवाई वगैरह ली है वो पूरी 15 दिन तक ली है, तो उन्होंने इस ऑफर की पूरी कंडीशन को फुलफिल किया है। तो कोई भी इंसान उस ऑफर की पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ही। समझ में आया ये केस क्या था? केस बहुत सिंपल था। ठीक है, केस में मतलब सिंपल भी था, ट्विस्टेड भी था, इंटरेस्टिंग था। यहां पे हमने देखा कि कंपनी ने एक तरीके से चैलेंज दिया था पब्लिक में, लेकिन वो बाद में उसे ही भारी पड़ गया वो चैलेंज, क्योंकि उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने क्लेम कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, उसमें कंसिडरेशन वाला पार्ट और जो रिमेनिंग जो हमारे पॉइंट्स हैं जो आपके चैप्टर्स में दिए हैं एक एक करके हम उन्हें समझेंगे। अभी अगर ज्यादा एक्सटेंड कर दिया तो आप लोगों को नींद आने लगेगी। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स की बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्लैट के और लॉ एंट्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सिंपली आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी, जिसमें नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लर्निंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 और भी ऐसी सारी चीजें हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग में क्या है? एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल सीरीज करके ऐसी बहुत सारी सीरीज है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप अपने लीगल नॉलेज को इनहांस करें और जो कि आपको लॉ के नॉलेज में मदद करे, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव को क्रैक करने में मदद करे। तो आप एक बार एक्स्ट्रा लीगल में इट्स ऑल लीगल सीरीज को भी विजिट कीजिए। और सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे क्लास 12 पे जाके क्लिक किया, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लास 12 पे जाके क्लिक करेंगे, क्लास 12 के जितने भी कोर्सेज होंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हों, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हों, वो सारे कोर्सेज आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आप क्लास 12 के लीगल स्टडीज को क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लास 12 के लीगल स्टडीज को क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी वीडियोस होंगे वो वीडियोस आपको चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, और चैप्टर वाइज में भी अगर आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे वीडियोस अरेंज मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज का बताया है, वैसे ही सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट इसी तरीके से अरेंज हैं। टॉपिक वाइज वीडियोज अरेंज है और टॉपिक वाइज में भी चैप्टर वाइज वीडियोस अरेंज हैं, चैप्टर वाइज में भी जो वीडियोस हैं वो टॉपिक वाइज अरेंज हैं। ये आपके ऊपर है आपको कहां से पढ़ना है। अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़िए, और अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से पढ़ाई कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स का यही है कि आप लोग पढ़ते रहें जहां से आपको पढ़ना है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, कॉलेज स्कूल कोचिंग टीचर्स भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।